Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन की और उससे रिलेटेड किसी चीज़ की, तो हमें लगता है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन करने का क्या तरीका हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर और साथ में होता है मैनुअल डिजाइन, राइट। तो जब हम लोग अपने इंजीनियरिंग डेज को याद करिए, यानी कि हमारा इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग डेज, वहाँ से लेके आज तक आप एक सॉफ्टवेयर को कॉन्टिन्यूअसली सुनते आ रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल डिजाइन करना है तो भाई साहब आपको आने चाहिए स्टैट प्रो, राइट। तो स्टैट प्रो को आना तो चाहिए और कुछ लोगों ने, या कह सकते हैं कि आप में से मैक्सिमम ने कभी ना कभी स्टैट प्रो अपने लाइफ में चलाया होगा और आपने अपने समर ट्रेनिंग में या किसी और इंस्टीट्यूट से या डिग्री लेने के लिए, इस सर्टिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ लाइक रीजन की वजह से स्टैट प्रो को यूज किया होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं स्टैट प्रो, तो वहाँ पे हमें स्टार्ट प्रो सिखा दिया जाता है, साथ ही साथ हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने की, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या स्टार्ट प्रो सीखने में कुछ गलती हुई है, या फिर उसको चलाने से पहले जो थ्योरीज पढ़ाई जानी चाहिए वो आपको नहीं पढ़ाई गई है, या फिर आप जो सब कुछ पढ़ चुके हैं तो उसको फाइनल लाइक रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं अपने चैनल सिविल राजा पे। तो गाइज, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक बिल्डिंग का कंप्लीट डिजाइन करेंगे स्टार प्रो में। तो ऑब्वियसली ये एक लाइक बेसिक मॉडल होगा जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन जो स्टार प्रो में स्टेप्स फॉलो होने चाहिए उनको फॉलो करने के रीजंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टैट प्रो पे बेसिक मॉडलिंग करते हैं। और आप देख सकते हो कि आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक नोट्स बनाया हुआ है। तो इस नोट्स को फॉलो करते हुए हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। मॉडल बेसिक है लेकिन स्टेप सारे सेम होते हैं जब हम लोग लाइव लाइव प्रोजेक्ट भी करने जाते हैं तब भी, ठीक है। तो लाइव प्रोजेक्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने आर्किटेक्चरल प्लान को प्रॉपरली पहले पढ़ना होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ना सीख लिया है। देन उसके बाद इसमें कॉलम को पोजीशन करना होता है, उसके बाद बीम कॉलम लेआउट बनता है, फिर सेंटर लाइन डायग्राम बनता है और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया जाता है। तो यहाँ तक लाइव प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं ये सब हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है क्या करना होता है नेक्स्ट, कि हम लोग को जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब स्मार्टली अपने एक्सेल में लिखने होते हैं, और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है स्टैट प्रो का स्टेप्स। तो पहला क्या होता है कि हम लोग को स्टैट प्रो को ओपन करना होता है। तो स्टैट प्रो का कनेक्ट एडिशन आप सबने इंस्टॉल कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि आज से स्टैट प्रो का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट प्रो कनेक्ट एडिशन को हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुल मिलाकर 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जो कि होता है स्टार्ट प्रो कनेक्ट एडिशन, आरसीडीसी, स्टार्ट फाउंडेशन और बिल्डिंग प्लानर। स्टार्ट फाउंडेशन और बिल्डिंग प्लानर जो है वो हम लोग अपने क्लास में यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने उनके आइकन्स को यहाँ से डिलीट कर दिया है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि बिल्डिंग प्लानर का आइकन ऐसा होता है एंड उसके बाद जो हमारा स्टैट फाउंडेशन है उसका आइकन कुछ इस तरीके से होता है। कनेक्ट सीरीज इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप स्टैट प्रो V8i को यूज करोगे तो आपको आरसीडीसी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, काम दोनों में सेम होता है और सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर क्रैक हो पाया दूसरा नहीं हो पाया, तो इन सब चीज़ों से फुर्सत मिल जाती है अगर आप स्टार प्रो कनेक्टेशन को इंस्टॉल करके उसे क्रैक कर पाते हो तो, ठीक है। उसको कैसे करना है उसकी वीडियोज भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा अगर अभी तक ऐड नहीं हुई है तो, ठीक है। सेम सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे स्टैट के ऊपर। तो इसको डबल क्लिक करते हैं और हमारा जो स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन है वो ओपन हो जाता है, जहाँ की आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ओपन हुए हैं। अगर आप नया नया इंस्टॉल करोगे तो ये पैनल जो है वो खाली रहेगा, क्योंकि ये पैनल है रिसेंट प्रोजेक्ट्स का। जब आपको एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना होता है तो आप क्या करते हो, इस तरीके का जो पैनल ओपन हुआ है इसमें जाके आप न्यू पे क्लिक कर लेते हो। ओके, तो ये रहा हमारा न्यू का आइकन। यहाँ से न्यू पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास ये मॉडल इंफॉर्मेशन का पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। ओके, तो साथ ही साथ मैं आपके लिए नोट्स भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे
जैसे कि इस इमेज को भी ऐड कर देते हैं सो दैट आपको हर एक चीज़ का एक प्रॉपर आइडिया जो है वो मिलता रहे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हम लोग को एक फाइल नेम असाइन करना होता है। फाइल नेम असाइन कहाँ करना होता है, इस जगह पे। तो सपोज ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम मैं दे देता हूँ बेसिक मॉडल इन स्टैट प्रो। उसके बाद क्या करना होता है, नेक्स्ट हम लोग को एक फाइल चूज करना होता है जहाँ की हम लोग अपना इस फोल्डर को सेव कर सकें। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, वहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इस फोल्डर में, या फिर मैं एक कंप्लीट नया फोल्डर जो है डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम लोग को फोल्डर जो है बनाने होते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ड्राइव है जहाँ पे आप जाके फोल्डर बनाना चाहते हो, जैसे कि ये जो क्लास है वो मई स्टार्ट हुई है, तो हम लोग इसको मई 2023 के नाम से एक नया फोल्डर बना लेते हैं, मई 2023, और इसी में हम लोग बना लेंगे स्टार्ट प्रो की क्लास को लेके एक नया फोल्डर। जब भी आपको कोई काम करना होता है, ठीक है, लाइक स्टार्ट प्रो में, तो आपके लिए बेटर है कि एक स्पेसिफिक फोल्डर में ही उसको रखें। अदरवाइज अगर एक ही फोल्डर में आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सेव कर लिया तो एरर आने के चांसेस रहते हैं या कुछ मिसअप हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट ओपन करो तो उसके लिए एक सेपरेट फोल्डर जो है वो बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ बेसिक मॉडल इन स्टैट प्रो। लोकेशन कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअल फोल्डर होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो फोल्डर है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका लोकेशन जो है वो क्लियर होके आ जाएगा। देन आपको क्या चूज करना है, एनालिटिकल चूज करना है, और उसके बाद यूनिट जो है वो हम लोग मेट्रिक सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश यूनिट का मतलब होता है कि आपका जो काम है वो फीट और इंचेज में होगा, लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो mm जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट यूनिट है, इसलिए हम लोग जो भी काम करते हैं यहाँ पे mm मीटर्स इसमें करते हैं। प्लस हमारे जितने भी लोड कॉम्बिनेशंस वगैरह के कैलकुलेशंस हमारे पास होते हैं वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से लोड्स हमारे पास होते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग मेट्रिक यूनिट में ही काम करें, तो आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज करने का इशू नहीं आएगा। ओके, तो ये वाला स्टेप भी मैं आपके नोट्स में ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग को मॉडल इंफॉर्मेशन वगैरह फिल कर देना है, जो कि हमारा ये रहा। ओके, यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग को जाना है और सिंपली अपना क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट बटन कहाँ पे होता है, ये रहा हमारा क्रिएट का बटन। ओके, सो यहाँ से न्यू एंड देन स्टार्ट प्रो कनेक्ट एडिशन में यहाँ पे क्रिएट का जो बटन है इसको हम लोग चूज कर लेंगे। ओके, आप लोग भी पैरेलली प्रैक्टिस कर सकते हो इस वीडियो के साथ भी, लाइक अपने मोबाइल पे ये वीडियो चला लीजिए और साथ ही साथ अपने लैपटॉप पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं एक्सेल में, जो कि मैंने इस स्टेप में बताया था कि आपको क्या करना है, पहले और नोट्स जो है उसको एंटर कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस लाइक क्लास में जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसके नोट्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, बट अगर आपने नहीं बनाए हैं तो मैं कैसे नोट्स को मैनुअली एंटर करना है वो भी बता देता हूँ। लाइव प्रोजेक्ट में हम लोग नोट्स को कॉपी पेस्ट भी करना देख लेंगे, ठीक है। तो नोट्स कर लेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, नोट्स के सेक्शन में। तो वो जो है नोट्स का सेक्शन हमारा कहाँ पे होता है, नोट्स का सेक्शन होता है हमारे स्टार्ट प्रो में। तो पहले मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा नोट्स का सेक्शन। तो ये जो सेक्शन है यही हमारा नोट्स का सेक्शन होता है, जिसको कि आप हमेशा यहीं पे नोटिस कर सकते हो। दिस इज आवर सेक्शन फॉर नोट्स। ओके, तो इसको भी हम लोग आराम से यहाँ पे नोट्स को इंटर कर लेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है कि हम लोग को जब नोट्स इंटर कर लेते हैं तो हम लोग को व्यू चेंज करना होता है, और वो व्यू कहाँ पे होता है, वो व्यू हमारा हो जाता है टॉप व्यू में। तो व्यू कहाँ पे मिलता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले नोट्स इंटर कर लेते हैं कुछ। तो लेट से मैं इंटर कर रहा हूँ एक सैम्पल कोऑर्डिनेट लेते हैं 0 0
उसके बाद हम लोग को हमेशा एक्स और जेड कोऑर्डिनेट में ही नोट्स को एंटर करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो बॉटम वर्किंग एरिया है आपका, यहाँ का जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स और जेड जो है ये हॉरिजेंटल प्लेन है, वाई जो है यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है। ओके, तो वर्टिकल प्लेन में है तो इसका मतलब जब बिल्डिंग का हाइट देने की बात आएगी तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जब ऐसे नॉर्मली एक्स जेड की बात है तो हम लोग इसको हॉरिजेंटल प्लेन में एंटर करेंगे। तो लेट से जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो मेरा क्या है 4 और उसके बाद एंटर। तो एंटर करने के साथ ही आप देख सकते हो कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी आती है। जब हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो नॉर्मली वहाँ पे एमएम में हम लोग का यूनिट रहता है और उसमें कन्वर्ट करके मीटर्स में यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट जो एंटर करना है उसका यूनिट है मीटर्स। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका मीटर रहेगा तो एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। ओके, उसके बाद मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दे देता हूँ वो हो जाता है मेरा 4 4। और जैसे ही आप कहीं बाहर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 0 आ जाएगा अगर आपने उस सेल में कुछ नहीं लिखा है तो ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है कुछ नोट्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, राइट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, टॉप व्यू में जाना है। तो ये हमारे नोट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है टॉप व्यू। ओके, तो टॉप व्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं या देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस इज आवर व्यू टैब। ओके, और ये हमारा व्यू जो है वो क्रिएट होता है। ओके, इसको हम लोग आपके नोट्स में एंटर कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्री में ऐड बीम्स का ऑप्शन। ओके, तो ज्योमेट्री भी आपका एक सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है जिसमें कि आप ऐड बीम कर सकते हो। तो पहले हम लोग टॉप व्यू में चले जाते हैं। तो जैसे ही टॉप व्यू में जाते हैं आपको सब कुछ एकदम ऊपर से दिखने लगता है। आपके पास अलग अलग व्यूज भी हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू जिसको कि आप नॉर्मली 3D व्यू बोल सकते हो। उसके बाद बॉटम व्यू होता है, और ये सारे व्यूज हम लोग को अलग अलग टाइम पे हेल्प करते हैं। जब हम लोग को कोई पर्टिकुलर बीम या कॉलम को चेक करना होता है, उसी तरीके से आपके फ्रंट हो जाता है, राइट हो जाता है, बैक हो जाता है, ठीक है। अलग अलग व्यूज आपके यहाँ पे अवेलेबल है। अभी उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्या, ऐड बीम्स। तो ऐड बीम्स का जो ऑप्शन है वो हमारा ज्योमेट्री में होता है। ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ पे ऐड बीम का ऑप्शन जो है मिल जाता है। या तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से चूज करने पे क्या होगा, सपोज आपको मिड पॉइंट से ऐड करना है दो बीम के बीच में, तो उसके लिए ऑप्शन है। परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन के लिए ऑप्शन है, और कर्व्ड बीम का भी ऑप्शन है। या फिर कोई नया बीम एट्रीब्यूट आप डिफाइन करना चाहते हो जो कि हम लोग यूजुअली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम नहीं आता है, तो हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या है ऐड बीम्स का, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड बीम का ऑप्शन आता है। इससे हम लोग बीम्स को ऐड कर सकते हैं। बीम्स को ऐड करने के टाइम में हम लोग को क्या ध्यान देना है कि हमेशा जब भी हम लोग बीम को ऐड करें तो लेफ्ट टू राइट या फिर बॉटम टू टॉप, इस तरीके से ऐड करेंगे। लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप, ऐसे ऐड करने से हम लोग का फायदा क्या हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे डायरेक्शन से ऐड करोगे या किसी भी रैंडम डायरेक्शन से ऐड करोगे तो ऐड नहीं होगा, डेफिनेटली ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप, तो आपका जो मॉडलिंग का एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही काम कर रहे हो। साथ ही साथ आपको किसी भी बीम के बारे में पता होता है कि अच्छा इस बीम में स्टार्ट पॉइंट कौन सा है और एंड पॉइंट कौन सा है। क्योंकि जब हम लोग का एनालिसिस होता है ना तो वो चेक करने में समझ में आता है कि क्या चीज़ फेल कर रहा है, क्या चीज़ सेफ है। वो सारी चीज़ें हम लोग को समझने में ईजी होता है जब हम लोग काम करते हैं। लाइक अगर मैं एस्केप दबा दूँ तो मैं इस कमांड से बाहर आ जाऊँगा, और इस बीम पे जब मैं रख रहा हूँ अपने कर्सर को तो मुझे यहाँ पे 3 अलग अलग जोन्स जो है वो दिख रहे हैं। क्या क्या है, ग्रीन है, ब्लू है और रेड है। तो ग्रीन का मतलब होता है स्टार्ट, ब्लू का मतलब होता है एंड, और रेड का मतलब होता है सेंटर पार्ट ऑफ द बी। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से काम जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ट्रांसलेशनल रिपीट के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन है जो आता है यहाँ पे। तो पहले जब आप इस तरीके से एस्केप दबा देते हो तो आपका मतलब है कि आप किस कर्सर में हो, आप बीम कर्सर में हो। कर्सर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको 3 कर्सर का यूज करना होगा, जिसको कि आप देख सकते हो राइट क्लिक करके। सिलेक्ट कर्सर में है नोट्स कर्सर, बीम कर्सर और प्लेट कर्सर। ये तीनों कर्सर आपको बिल्डिंग मॉडलिंग में यूज में आएगा। अभी आप बीम कर्सर पे स्विच कर चुके हो, ठीक है। जब भी आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा तो आप उसी टाइप के कर्सर को आपका
यूज करना पड़ेगा। लाइक सपोज अभी मुझे यूज करना है बीम कर्सर को, तो मैंने बीम कर्सर को सिलेक्ट किया और उसको चूज किया, तो 3 मैंने यहाँ पे बीम्स को चूज कर लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ ट्रांसलेशनल रिपीट को, या फिर उससे भी बेटर है कि मैं आपको एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं सिर्फ इसी बीम को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेशनल रिपीट में, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस रिपीट कर सकते हो सेम चीज़ को। तो सपोज मेरा एक्स डायरेक्शन ये है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टॉप व्यू में एक्स डायरेक्शन राइटवर्ड है, जेड डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप कैसे करोगे, लेट्स से ये बीम सिलेक्टेड है मेरा, उसके बाद यहाँ स्पेसिंग मैं कर देता हूँ 4, ओके। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बाहर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेसिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स में लेट से यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 3 जो पैनल से वो बन गया। उसके बाद अगर मैं लिंक स्टेप का यूज कर लूंगा, तो ये बीम जहाँ जहाँ ट्रांसलेशनल रिपीट होगा उसके साथ साथ इस नोड को, यानी इसके जो कनेक्टिंग नोड्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, ओके। अगर आप इसके बेस को ओपन रखना चाहते हो तो आप बेस को ओपन भी रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे क्लोज रखना चाहो तो क्लोज भी रख सकते हो। वो अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग अलग अलग काम करते हैं, ओके। तो लेट्स से अभी मैं बेस से रिलेटेड ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अभी नोट्स में देख लेते हैं कि आपके पास ये बीम है, ऐड बीम्स प्रिफरेबली लेफ्ट टू राइट। हाँ देखिए आपका ये हो गया। उसके बाद जो ट्रांसलेशनल रिपीट का ऑप्शन है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट में ट्रांसलेशनल रिपीट हम लोग बस कॉलम के केस में करते हैं। अगर आपका सिमेट्रिक नहीं है तो, अगर सिमेट्रिक है स्ट्रक्चर तब तो बात अलग हो जाती है, लेकिन यूजुअली जो है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से सिमेट्रिक नहीं होता है। हाँ मल्टी फ्लोर उसका बिल्डिंग होता है तो वहाँ पे सिमेट्री हम लोग को मिलता है, ओके। अभी कर देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हो कि ये जो बीम है ये 3 बार रिपीट हो गया, और साथ ही साथ ये जो नोड्स हैं ये नोड्स आपस में कनेक्ट हो गए, तो इसलिए इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल रिपीट जो है वो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको आप एक बार और करके देखना चाहते हो तो देख लीजिए फिर से स्टेप्स को। यहाँ पे गए, यहाँ पे कर दिया 4, उसके बाद मैंने लिंक स्टेप कर दिया, और एक बार मैं एक डायरेक्शन में इसको रिपीट करना चाहता हूँ तो क्लिक ऑन ओके। आपका एक और यहाँ पे फ्लैन जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से सपोज आप इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करके 3 बीम को सिलेक्ट कर ले रहे हो, ठीक है। 3 बीम को सिलेक्ट करने के बाद इसको आप जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल रिपीट करना चाहते हो, ठीक है। तो आपका कैसे हो जाएगा, यहाँ से गए ट्रांसलेशनल रिपीट, जेड डायरेक्शन में गए, यहाँ पे भी आप 4 रख दीजिए। आप डिस्टेंस चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, और इसको 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे इसको 3 टाइम्स ही इंक्रीज करना चाहता हूँ, लिंक स्टेप का यूज करना चाहता हूँ, एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपका इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है, ओके। आप देख सकते हो कि राइट साइड में आपके पास बीम भी क्रिएट हो गया और आपका नोट्स भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बीम्स एंड नोट्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ओके। या इन दोनों बीम्स को बढ़ा लेते हैं ट्रांसलेशनल रिपीट की मदद से ही। तो यहाँ से गए हम लोग क्या एक्स डायरेक्शन में जाएंगे और इसको कर देंगे 4, और इसको लिंक स्टेप करके क्लिक ऑन ओके। तो आपका कंट्रोल जेड, हाँ सॉरी, इसको हम लोग को जेड डायरेक्शन में इंक्रीज करना है, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा किधर है, जेड डायरेक्शन है। तो उस डायरेक्शन में हम लोग को ट्रांसलेशनल रिपीट 1 टाइम्स करना है। तो 4 एंड देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप, ओके। तो इस तरीके से आप एक ज्योमेट्री जो है वो बना सकते हो। मैंने एक कंप्लीट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं लिया है, क्योंकि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आपने बहुत बार यूट्यूब पे वगैरह पे काम करते देखा है, एंड सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हमेशा ही सेफ हो जाती है। तो वैसे केस हम लोग को क्यों ट्राई करना है, क्योंकि आपका एक लाइव क्लास है, यहाँ पे आप पेड कोर्स कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि इसी के हिसाब से आप काम करेंगे, ओके। नाउ अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जहाँ की आप देख सकते हो कि हम लोग का ज्योमेट्री हो गया है, ऐड बीम हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हम लोग का
एक जो मॉडल है वो बन के रेडी हो चुका है। तो एक डमी मॉडल यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ओके, न्यू कॉपी एंड यहाँ पे आपके नोट्स के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कि कॉलम्स को ऐड करना है। ठीक है, तो अभी कॉलम को ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें जा सकते हैं फ्रंट व्यू में। ओके, तो पहले हम लोग को व्यू में जाना होगा, देन फ्रंट व्यू में जाना होगा। तो आपको ये फ्रंट से दिख रहा है। अब मैं स्विच कर जाऊंगा अपने नोट्स कर्सर के ऊपर। तो सिलेक्ट कर्सर एंड देन नोट्स कर्सर। ओके, उसके बाद मैं सारे नोट्स को सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद अगेन मैं करूंगा ट्रांसलेशनल रिपीट को। ये चीज आप आइसोमेट्रिक व्यू में भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैं ज्योमेट्री में जाके ट्रांसलेशनल रिपीट करूंगा। पहला ट्रांसलेशनल रिपीट मैं वाई डायरेक्शन में करता हूँ और इसका जो स्पेसिंग है वो मैं कर देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना, -1.2 मीटर। और इसका सिंगल स्टेप कर दूंगा, साथ ही साथ इसमें लिंक स्टेप कर दूंगा। तो मेरा कॉलम जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ओके। उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ अगर जाना है, सिर्फ मुझे कॉलम क्रिएट करना होता तो मैं कॉलम को क्रिएट कर लेता। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है बीम्स को ट्रांसलेशनल रिपीट, ताकि मेरा मल्टी फ्लोर्ड बिल्डिंग जो है वो बन सके। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ सिलेक्ट कर्सर में जाके बीम कर्सर में स्विच कर जाता हूँ, जो मैं एस्केप बटन दबा के भी कर सकता था। मैं आपको हर एक ऑप्शन को दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं ड्रैग करके सारे बीम्स को एक साथ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद फिर से चलते हैं हम लोग अपने आइसोमेट्रिक व्यू में, ताकि यहाँ जो भी चेंजेस हो रहा है वो हम लोग को क्लियरली दिख जाए। ठीक है, बस इसके यहाँ पे आने का एक ही पर्पस है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि हमारा जो 4 मीटर का स्पैन है, तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करके देखना चाहें तो मैं आपको कैलकुलेशन में बता देता हूँ किस तरीके से इसका कन्वर्शन होगा। जैसे कि 4 मीटर में हो जाता है 4000 mm। 4000 mm को हम लोग डिवाइड कर देंगे 25.4 से, तो हमारा निकल जाएगा वो इंचेज में। ठीक है, या फिर सिंपली इसको हम लोग 25 से फिलहाल के लिए डिवाइड कर देते हैं एंड इसको अगर हम फिर से डिवाइड कर दें इस आंसर को 12 से, तो हो जाता है हमारा फीट में। तो यानी कि हम लोग का 13 फीट का एक स्पैन बना हुआ है। ओके, अब हम लोग बिल्डिंग हाइट को अगर 10 फीट 6 इंच रखना चाहें तो 3.2 मीटर्स उसमें नॉर्मली हाइट होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांसलेशनल रिपीट जो करेंगे वो हम लोग करेंगे 3.2 मीटर के बेसिस पे, क्योंकि वही बिल्डिंग का यूजुअल हाइट है। तो 3.2 मीटर एंड लेट से हम लोग कितने फ्लोर का बिल्डिंग पे काम करने वाले हैं, हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे G+1 2 3 G+3 ले लेते हैं। ओके, G+3 या 4, तो लेट से हम लोग 5 फ्लोर बिल्डिंग पे काम करने वाले हैं। G+1 2 3 4 इस तरीके से काम करेंगे तो हम लोग का ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाला साइज आएगा। पहले ये बेसिक मॉडल है तो हम लोग सिंपल वाला सीख लेते हैं, G+2 रख लेते हैं या फिर G+3 ही रख लेते हैं। तो लेट से हम लोग 4 फ्लोर बिल्डिंग पे यहाँ पे काम करने वाले हैं और 12 और लेट से 3 फ्लोर बिल्डिंग ही बेटर होगा हम लोग के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि बेसिक मॉडल है। अदरवाइज जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा आपको समझने में उतनी दिक्कत होगी। इस बेसिक क्लास का हम लोग का मोटिव क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझ सके, स्टेप के स्टेप्स को समझ सकें। ओके, अब क्लिक कर देते हैं ओके पे। सॉरी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिंक स्टेप भी कर देंगे, तो हम लोग का जितना भी जगह है उससे कॉलम भी लिंक हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्लिक कर देते हैं ओके पे। तो हमारा मॉडल जो है हर फ्लोर के लिए बन के रेडी हो चुका है। अगर हम अपने मॉडल को देखना चाहते हैं तो हम लोग क्लिक करके यहाँ पे उसके बाद अपने एरो की हेल्प से हम लोग अपने मॉडल को हर साइड से रोटेट करके भी देख सकते हैं कि हमारा मॉडल कैसा बना है क्या नहीं बना है। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके गाइज, अगर आप वीडियो के इस मोड़ तक आ गए हैं तो डेफिनेटली आपको स्टार प्रो में इंटरेस्ट तो आ रहा है और साथ ही साथ ये दिखाता है कि आप डेडिकेटली किसी सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर को सीखना काफ़ी नहीं होता है। ऑब्वियसली इस पूरे वीडियो के एंड तक जाते जाते आप स्टार प्रो में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है वो सीख जाओगे, मगर क्या वो काफ़ी होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लाइव प्रोजेक्ट करने के लिए
तो और डिटेल में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको लाइव प्रोजेक्ट करना है, तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टार प्रो के अलावा और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमें ज़रूरी से मतलब ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। तो लाइक स्टार प्रो के बाद हमें सीखना होता है आरसीडीसी को, साथ ही साथ मैनुअल डिज़ाइन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं और लास्ट में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है कि आपको ये जो डिज़ाइन आपने किया इन तीनों सॉफ्टवेयर को मिला के यानी कि स्टार प्रो में, देन आपका आरसीडीसी में और फिर एक्सेल पे, इन तीनों का जो फाइनल डेटा निकल के आता है, उसको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट कैसे करते हैं और स्ट्रक्चरल ड्राइंग को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं अपने क्लाइंट के सामने या फिर किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जिससे कि आप वेरीफ़ाई करवाने वाले हो अपने लाइक पूरे प्रोजेक्ट को या फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को जिसे आप वो देंगे और बोलेंगे कि जा भाई अब बना दे इस घर को। तो उससे जो रीडेबल ड्राइंग है वो कैसे बना के देंगे? ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप जॉइन कर सकते हो मेरे प्रोफ़ेशनल कोर्स को। नंबर यहाँ पे दिया हुआ होगा और मेरा नंबर है 8433248864। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको जाननी है कि इस कोर्स की फ़ीस क्या होगी तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कोर्स की फ़ीस जो है वो 10,000 होगी एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ पे कोर्स में क्या-क्या चीज़ें कवर होंगी, वो डिटेल में आपको बताई जाएँगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड है जिसे ये स्टार प्रो या फिर इस कोर्स की ज़रूरत है, तो आप उसे ये वीडियो डेफ़िनेटली रेफ़र कीजिएगा। मैं आप पे रिलाई कर रहा हूँ। सो गाइज़ चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर और आगे बढ़ते हैं स्टार प्रो के सफ़र में। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्या है कि ये मॉडलिंग तो हो गया, नेक्स्ट हम लोग को करना होता है प्रॉपर्टीज़ को असाइन। तो प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सारे प्रॉपर्टी को असाइन करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पे 2 टाइप का चीज़ें हैं, पहला तो है कि बीम, उसके बाद है कॉलम्स, ठीक है? और एक प्लिंथ बीम है, तो प्लिंथ बीम के लिए हम लोग एक स्मॉलर सेक्शन भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले जाके प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हैं, तो हम लोग को रेक्टेंगुलर कॉलम चाहिए हो गए। तो कॉलम लेट से मैं लेके चल रहा हूँ आपका 10 इंच बाय 10 इंच का, तो वो हो जाएगा 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर का, ठीक है? तो 0.3 मीटर कर देंगे इसको, यानी कि 300 बाय 300 मैं आपको हर एक डायमेंशन बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ की क्लैरिटी रहे। यहाँ मटेरियल जो है आप सिलेक्ट करके रखिएगा, अदरवाइज क्या होता है यहाँ कभी-कभी क्लिक हो जाता है, मटेरियल मिसिंग हो जाता है, तो फिर वही आपका एरर आने लगता है कि मटेरियल मिसिंग का। तो यहाँ से आके आपको असाइन भी करना पड़ता है। ये चीज़ें स्टूडेंट से गलती होती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला हम लोगों ने कॉलम के लिए एक प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे असाइन होके आ भी चुका है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं कि अच्छा ये हो गया 12 बाय 12 का कॉलम, ओके, नॉट 10 बाय 10। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट हम लोग करते हैं वाईडी में 0.3, यानी कि इसका जो डेप्थ है वो 12 का रख लेते हैं और जो हमारा इसका विड्थ है वो हम लोग 0.25 का कर लेते हैं। तो 250 बाई 300 का यहाँ पे हो जाएगा, या 250 बाई 250 का करके देखते हैं। अगर नहीं पास हुआ तो हम लोग बाद में उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्लिंथ बीम का। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा रूफ बीम का। तो रूफ बीम का हम लोग कर सकते हैं वाईडी कर लेते हैं, यानी कि इसका जो डेप्थ है वो कर लेते हैं 0.35 का और ये हम लोग 25 का रहने देते हैं, ओके। ये हो जाएगा हमारा रूफ बीम का, ओके। 35 या फिर लेट से हम लोग 0.3 ही रख के चलते हैं अभी के लिए। 250 बाई 300 का कॉलम लेके चलते हैं, देखते हैं पास होगा फेल होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा जो स्टेप सीखने का मतलब है वो तो पूरा हो जाएगा। तो पहला किसके लिए था, हमारा कॉलम के लिए था। तो कॉलम के लिए था तो हम लोग को ये प्रॉपर्टीज जो है उन सबको असाइन भी करना होगा। तो इनको असाइन करने के लिए क्या करना होगा, हमें कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा। अब सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक एक कॉलम को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली चाहिए सिलेक्ट में वहां पे जाके पैरेलल टू वाई कर देंगे। तो सारे के सारे जो आपके कॉलम्स है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली कॉलम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ही होते हैं,
तो यहाँ पे उनको बीम्स बोला जाता है, कॉलम को भी, जब तक आपका रिजल्ट का बात नहीं आ जाता। रिजल्ट में आपका कॉलम्स और बीम दोनों लिखा रहता है, लेकिन जब हम लोग को ऐड बीम की ऑप्शन आता है ना, तो उसमें हम लोग को लाइक ऐड कॉलम का ऑप्शन की तरह कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट के ऑप्शन में गए, वहाँ से बीम पैरेलल टू वाई कर लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स के ऑप्शन पे, एंड देन उसको वैल्यू को असाइन कर देंगे। ओके, क्लियर हो गई ये बातें। उसके बाद आप देख सकते हो कि सारे कॉलम में प्रॉपर्टी जो है वो असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन किया था अपने प्लिंथ बीम के लिए, तो इसको असाइन करने के लिए क्या करेंगे, व्यू में जाके फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, और उसके बाद अभी जो है मेरा बीम कर्सन में है, तो इसको हम लोग यहाँ से स्विच करके सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, और एक बार के लिए चेक कर लेंगे कि क्या मेरा सारा का सारा बीम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, तो हाँ यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद अगेन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स में जाके असाइन कर देंगे। ओके, अभी आ जाते हैं इस पे, और इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग फ्रंट व्यू में जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग लाइक दूसरे में होते, लाइक दूसरे सिचुएशन में होते जहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स, सारे के सारे बीम्स को हम लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी देना होता, तो हम लोग बीम्स पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्लिंथ बीम के लिए मैंने अलग डिफाइन किया है, रूफ बीम के लिए मैंने अलग डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पे वो ट्रिक यूज नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग को इंडिविजुअली ही चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो मैं अपना कंट्रोल बटन प्रेस कर लेता हूँ, और हर एक फ्लोर का जो रूफ बीम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको ये प्रॉपर्टी जो है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करके असाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे मॉडल पे असाइन हो चुकी है। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे असाइन किया है। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं आपके नोट्स के ऊपर कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोगों ने नोट्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम हमारे बन चुके हैं। उसके बाद ट्रांसलेशनल रिपीट की मदद से हम लोग फाउंडेशन डेप्थ को एक दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू पे स्विच कर जाते हैं, और यहाँ पे बाकी सारे नोट्स हैं। तो अभी तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे यूज कर लिए हैं, तो इसको मैं नोट्स में बाद में पिक्चर को ऐड कर दूंगा ताकि आपके रेफरेंस के लिए अच्छा हो। देन आ जाते हैं कि हाँ, ओके, लोड्स के केस में हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोड्स के केस में हम लोग को हर मॉडल में लोडिंग जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो प्रॉपर्टी असाइन होने के बाद क्या करना होता है, हम लोग को सपोर्ट्स को असाइन करना होता है। लेट्स से यहाँ पे कहाँ हुआ है, ऐड कॉलम प्रिपरेशन, ओके, हाँ यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल का एक जो है स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेता हूँ। जब पहले फ्रंट व्यू में जाते हैं और नोट्स कर्सर में स्विच करते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ सिलेक्ट में जाके नोट्स कर्सर में भी स्विच कर सकते हो, कहीं से भी आप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। उसके बाद व्यू में जाके आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मेरे सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने मॉडल का एक स्क्रीनशॉट लेके डाल लेता हूँ जहाँ के सारे नोट्स मेरे सिलेक्टेड हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नोट्स कर्सर में जाके इसको अपना जो सपोर्ट है वो असाइन करने वाले हैं। तो सपोर्ट असाइन करने के बाद क्या होगा, पहले हम लोग सपोर्ट में जाते हैं, उसके बाद हम लोग ये सिलेक्टेड नोट्स तो हैं ही ऑलरेडी मेरे, तो पहले हम लोग को एक जो है लाइक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करना होगा, जो कि मैं फिक्स्ड सपोर्ट को यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स में है, ठीक है। तो इसको मैं सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद नोट्स को फिर से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ से जो नोट्स हैं वो चले गए। तो फिर से एक बार नोट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक बार आइसोमेट्रिक व्यू में जाकर चेक कर लेते हैं कि सारे नोट्स पे ये प्रॉपर्टी चला गया कि नहीं, एंड देन हम लोग असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो सारे नोट्स पे मेरा जो कर्सर है वो लग चुका है। ओके, तो यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए पेस्ट कर देते हैं, एंड देन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, जो कि काम है हमारा लोडिंग का। ओके, तो लोडिंग में पहले हमें क्या करना होता है, डेफिनेशन में जाना होता है, सिस्मिक लोड में जाना होता है, और उसको ऐड करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कहाँ है, लोडिंग पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ लोड्स एंड डेफिनेशन होता है, जिसमें डेफिनेशन में जाके आप प्लस साइन पे जाएंगे, एंड उसके बाद जो सिस्मिक डेफिनेशन है इस पे जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको लोडिंग के लिए भी काम करना है, ठीक है। ये आपका लोड्स का रहता है। ओके,
तो आई होप कि आप सभी पैरेलली प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस सिचुएशन को, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो अभी भी टाइम है, अभी भी थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड पैरेलली प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, क्योंकि नोट्स तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ ऐड। उसके बाद सेस्मिक डेफिनेशन को चूज करने के बाद यहाँ पे ऐड करना होता है और यहाँ पे हम लोग को पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता है, जहाँ पे आके हम लोग को इंडियन स्टैंडर्ड कोड को चूज करना होता है। तो हम लोग लेटेस्ट कोड को चूज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो IS 1893 1984 है, उसके बाद 2002 2005 है, देन हमारा IS 1893 2016 है, जो कि हमारा सेस्मिक लोड के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को जनरेट करेंगे। ओके, तो ये हम लोग का मेन पॉइंट हो जाता है कि वैल्यू को यहाँ पे जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा मेन चीज है कि हम लोग को यहाँ से जनरेट करना है। ओके, देन आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि हम लोग को क्या करना है, जनरेट पे हम लोगों को जाके क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम लोग को अलग अलग जोन्स जो आएंगे वो आ जाते हैं। यहाँ पे मैं जोन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, लेट से मैं डिजाइन कर रहा हूँ जोन 3 के लिए। ओके, या फिर आप जोन 2 के लिए करना चाहते हो, जोन 3 के लिए, जोन 4 के लिए, जोन 5 के लिए, जहाँ भी आप डिफाइन करना चाहते हो वहाँ पे कर देना है। मैं यहाँ पे आके जोन 3 के लिए या फिर जोन 4 के लिए डिजाइन कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा जोनल फैक्टर जो है यहाँ चेंज हो जाता है। ओके, जब आप IS कोड को और डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद हम लोग स्पेशल मोमेंट रजिस्टरिंग फ्रेम के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए चूज कर लेते हैं। सॉइल में हम लोग मीडियम टाइप का सॉइल चूज कर लेते हैं, जो कि हमारा सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में लिखा रहता है कि किस तरीके का सॉइल हमारा एक्चुअली है, ठीक है। वहीं से हम लोग का ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। ओके, तो आप जोन 3 या जोन 4 उसके बेसिस पे यहाँ से चेक कर लोगे। ओके, उसके बाद हम लोग को बस जनरेट पे क्लिक कर देना होता है और हमारा जो लाइक फैक्टर है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्लिक ऑन जनरेट बटन। तो जैसे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो चुके होंगे और इसको अब हम लोग को क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने सारे वैल्यूज को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे ऐड के ऊपर और इस बटन को प्रेस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो सेस्मिक लोड है वो डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद ऐड जैसे ही किया आपने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा IS 1893 2016। आप यहाँ से भी वॉल एरिया वगैरह अगर कुछ डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। नहीं डिफाइन करना चाहते हो यहाँ से तो आप सिंपली यहाँ से इसको छोड़ भी सकते हो। आप सेल्फ वेट को ऐड करना चाहते हो इसमें तो आप सेल्फ वेट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, मेंबर वेट को ऐड करना होता है। तो या तो आप इस तरीके से चले जाओ या फिर आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट कि आप स्टार एडिटर की मदद से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो पहले मैं लोडिंग टाइप को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लोडिंग ले लेता हूँ लेट से 13 किलो न्यूटन पर मीटर और उसका जो स्टार्टिंग डिस्टेंस है, एंडिंग डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग मेंबर वेट में ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइक एक और मेंबर वेट का ऐड कर लेते हैं 2, ठीक है। और बाकी वॉल्स के लिए ये वेट को ऐड किया जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्लोर वेट को ऐड करना चाहते हैं। लाइक एलिमेंट वेट तो हम लोग का है नहीं, अगर हम लोग स्लैब कास्ट किए होते तो एलिमेंट वेट भी यहाँ पे ऐड करना होता, तो एलिमेंट वेट यहाँ पे नहीं। ओके, हम लोगों ने फ्लोर नहीं किया है तो एलिमेंट वेट को ऐड किया जा सकता है। लेट से आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है हमारा फ्लोर वेट, तो फ्लोर वेट में आपको यहाँ पे रेंज डिफाइन करना होता है। लेट से इसको हम लोग 0 ही रखते हैं, इसको हम लोग कुछ नहीं क्रिएट करेंगे, फ्लोर वेट को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से फ्लोर वेट जो है वो हमारा हो जाता है 4 + 0.5 + 0.5। यहाँ से 5 के अराउंड आप फ्लोर वेट को ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने स्लैब को यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है इसलिए। ओके, अगर स्लैब डिफाइन किया होता तो सेल्फ वेट ऐड हो गया होता और उसके बाद हम लोग को क्या करना होता, इस फ्लोर वेट में हम लोग को बस 0.5 फ्लोर फिनिश का ऐड करते एंड देन 0.5 जो है हमारा इसका ऐड करते हैं सेस्मिक लोड का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 4 ही 5 ऐड करके छोड़ देते हैं, क्लिक ऑन ऐड। ओके,
रेंज आप यहाँ पे चाहो तो डिफाइन कर सकते हो अभी से ही, ठीक है। लाइक एक्स रेंज क्या होगा, जेड रेंज क्या होगा और वाई रेंज क्या होगा। तो वाई रेंज मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे पीसीसी का लेयर होता है और इसलिए यहाँ पे फ्लोर वेट नहीं लगता है। फ्लोर वेट जब भी लगता है ऊपर ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ लेवल है वहाँ से लगता है, या फिर जहाँ से भी आपका आरसीसी स्लैब स्टार्ट हो रहा है जिसपे कि लोड जो है डायरेक्टली बीम पे ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे शुरू होगा 1 2 3। तो ये पहला हमारा हाइट है 3.2। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमम 3 मीटर से लेके 3.2 3.2 3.2 यानी कि 9.4। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 9.6 तक ले जा सकते हैं। तो 9.6 में यहाँ से कर देता हूँ और उसके बाद क्लिक ऑन ऐड। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पे ऐड हो गया है कि नहीं। यहाँ ऑलरेडी ऐड हो चुका है। क्लोज कर देते हैं इसको। मेंबर वेट को यहाँ पे हम लोग को असाइन करना पड़ेगा। असाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ से जाते हैं ज्योमेट्री में, देन जाते हैं हमारा सॉरी व्यू में जाते हैं, फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, ठीक है। और वो सारे बीम्स जहाँ की आपको ये मेंबर वेट लगाना है उन सब बीम्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज मैं 10 इंचेस का जो वॉल लोड है वो सबको देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करके असाइन कर दूंगा और मेरा ये जो लोड है वो असाइन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे ऊपर के लोड यानी पैरापेट के लोड को देना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर के रूफ बीम को सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं चले जाऊँगा लाइक व्यू में ही आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही आपको दिखेगा और इसके टॉप व्यू में जाके आप इसको देख सकते हो। साथ ही साथ मैं इसके सिर्फ बाहर बाहर के वॉल्स को, क्योंकि जो हमारा पैरापेट वॉल होता है वो बाहर बाहर में ही होता है सिर्फ, इसलिए उन सबको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से और उसके बाद ही मैं इस पे अपना जो 2 यूनिट का लोड है ना वो लगा दूंगा, ठीक है। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है वो यहाँ पे पैरापेट वॉल के लिए होता है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। वो वॉल लोड का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है वो सभी मैं आपको बताऊंगा, सो डो नॉट वरी अबाउट दैट। अभी यहाँ पे आ गया, देन आ जाता है यूज कर्सर टू असाइन और यू असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स में चले जाते हैं एंड यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे लोड जो है वो असाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो लोड है अलग अलग फ्लोर पे वो असाइन हो जाता है। और आपको होल स्ट्रक्चर देखना है तो क्लिक ऑन होल स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर भी दिखने लगता है। ओके, तो न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे लोड केस डिटेल को आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ओके, एंड इन सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे लोड्स को असाइन कर दिया है और उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। क्या आ जाता है, गो टू लोड केस डिटेल्स। तो लोड केस डिटेल में हम लोग को क्या करना होता है, पहले तो जाते कैसे हैं वो देख लीजिए। आपका ये है हमारा लोड केस का डिटेल। ओके, तो लोड केस डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग को सेस्मिक लोड ऐड करना है। पहले तो SLX और SLZ डायरेक्शन में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसमें क्या करेंगे, सेस्मिक लोड को चूज करेंगे। पहला जो लोड देंगे वो हो जाएगा हमारा SLX यानी कि सेस्मिक लोड इन X डायरेक्शन, देन उसको कर देंगे ऐड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो है सेस्मिक लोड जो है SLX क्रिएट हो गया। उसके बाद अगेन ये सेस्मिक लोड ही रहेगा, SLZ कर देंगे यानी कि Z डायरेक्शन में हमारा सेस्मिक लोड जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे लोड की डिटेल में 2 लोड जो है ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको आपको शो कर देना है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग डेड लोड और लाइव लोड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो डेड लोड और डेड लोड और लाइव लोड को किस तरीके से ऐड किया जाता है, पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे लोड के इस डिटेल में ही, जो कि यहाँ से ऑलरेडी ओपन है। यहाँ से हम लोग चूज करेंगे डेड लोड और इसको लिख देंगे DL। ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, चूज LL यानी कि लाइव लोड, इसको भी कर देंगे ऐड। ओके, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अगर आपको लोड जनरेशन वगैरह कुछ करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोड जनरेशन कर सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है तो कॉम्बिनेशन भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में हम लोग जब करते थे तो यहाँ पे पहले पढ़ाता था मैं
तो वहाँ पे लोड के यहाँ लोड कॉम्बिनेशन को जनरेट करता था जैसे हमारे बुक में है। लेकिन अभी ये सारा काम जो है मैं RCDC में करता हूँ, तो वहाँ से भी हो जाता है, इसलिए हम लोग को स्टार्ट में करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपका जो लोड कॉम्बिनेशन है वो ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे गए सिलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड, तो आपका जो IS कोड है वो तो यहाँ पे अवेलेबल फिलहाल के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ है ना, IS 456 IS 800। ओके, तो ये हम लोग का जो टेबल ए है उस बेसिस में हमारा लोड कॉम्बिनेशन जो है वो कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि जनरेट करना है हमारे लोड्स को, तो ये सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट होके आ चुके हैं। इसको एक बार के लिए चेक भी कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो थर्ड है एंड फोर्थ है, दोनों में थर्ड लोड यानी कि जो हमारा डेड लोड है 1.5 का फैक्टर है उसको ऐड कर दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से लोड ऐड कर रहा है, तो ठीक है, आपका यहाँ लोड कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया है। तो आप इस लोड कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर आपके पास अगर अलग से कुछ लोड कॉम्बिनेशन का चूज करना है तो आप यहाँ से अलग से चूज कर सकते हो। ओके, फिलहाल आपके पास 19 लोड कॉम्बिनेशन है, मतलब 19 टोटल लोड हो जाएंगे। 4 लोड कॉम्बिनेशन आपका 4 लोड आपके हैं एंड 15 आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं ऐड, अगर आप लोड कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। मैं बस आपको एक पॉसिबिलिटी जो है वो बता रहा हूँ। इनिशियली हम लोग ऐसे करते थे। ठीक है, इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कर सकते हैं क्लोज। तो आपका स्टेप्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड है, उसको हम लोग ऐड कर चुके हैं यहाँ पे। गाइज, अगर आप इस लंबे से वीडियो के इस सेगमेंट तक पहुंच चुके हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योरसेल्फ। आपने बहुत अच्छा किया है और आगे सफ़र थोड़ा और लंबा है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर फ्री में बंदा इतना पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो आखिर कोर्स में क्या पढ़ाएगा, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके लिए बस 2 मिनट लूँगा, जहाँ कि मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की ऑनलाइन क्लास में सीखने को मिलती हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन के ऊपर और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा कोर्स कंटेंट और इस कोर्स में आप लोग ये सारे टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हो। पहला तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स के इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ की इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा और साथ ही साथ मैं एक डेमो वीडियो यूट्यूब पे भी बना दूंगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तब तक के लिए आप बस टॉपिक्स को समझ लीजिए। क्या होता है कि पहले हम लोग को IS कोर्स को स्टडी करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग IS कोर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें कि होगा IS कोड पार्ट 1 एंड 2 जो कि होता है डेड लोड और लाइव लोड के लिए। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे सिस्मिक लोड का IS कोड जो कि है IS 1893 2016। उसके बाद हम लोग चलेंगे मैनुअल लोड के कैलकुलेशन पे। उसके बाद हम लोग एक बेसिक मॉडलिंग सीखेंगे स्टैटप्रो पे, जो कि आप इस वीडियो से भी सीख सकते हो। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि देखिए एक डमी प्रोजेक्ट को लेके उस पर सीखना और एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। और मेरा ख्याल ये है कि जब तक आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर लेते हो, आप कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है वो आता है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा लाइव प्रोजेक्ट पे, और वहाँ पे जो भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा होगा, क्योंकि मेरी अपनी भी एक कंसल्टेंसी है सिविल राजा के ही नाम से, तो सिविल राजा कंसल्टेंसी में जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा उस प्रोजेक्ट पे हम लोग आपको कंप्लीट क्लासेस देंगे एंड वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपके साथ ही उस प्रोजेक्ट को करूँगा। मोस्ट ऑफ द काम आप करेंगे, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस करना मेरा काम हुआ और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़े समझेंगे कि आर्किटेक्चरल प्लान को एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के नज़रिए से किस तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉलम पोजीशनिंग कैसे करते हैं, बीम कॉलम लेआउट कैसे बनाते हैं, सेंटर लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कोऑर्डिनेट्स को मार्क कैसे करते हैं। जब कोऑर्डिनेट को ऑटोकैड में मार्क कर लेते हैं तो फिर उसको नोड्स के फॉर्म में किस तरीके से स्टैटप्रो में एंटर करते हैं
और उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि स्टार्ट प्रो में मॉडलिंग और बीम कैसे होती है, कॉलम कैसे होती है, स्लैब कैसे मॉडल करते हैं, स्टेयरकेस कैसे मॉडल करते हैं, फुटिंग कैसे मॉडल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट प्रो में सीखने वाले हैं। और जैसे ही हमारा मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सीखेंगे डेड लोड, लाइव लोड, सेस्मिक लोड, ये सब कैसे लगाते हैं। लोड कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं बोला है क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट में जब हम लोग काम करेंगे तो आरसीडीसी में हम लोग लगाएंगे लोड कॉम्बिनेशन को। और इस पर्टिकुलर सेशन में तो आप लोड कॉम्बिनेशन और स्टार प्रो में कैसे लगाते हैं वो तो सीख ही जाएंगे। सो डू नॉट वरी, आपको बस एंड तक बने रहना है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि मॉडल को एनालाइज कैसे करते हैं स्टार प्रो में, और अगर कोई एरर आता है तो उसको फिक्स कैसे करते हैं। उसके बाद आते हैं कि हम लोग को एक स्टार प्रो में लाइव प्रोजेक्ट जो हम लोग करते आ रहे हैं, इतना सारा काम जिस प्रोजेक्ट पे कर चुके हैं, उसको फाइनली डिजाइन कैसे किया जाता है। उसके बाद कॉलम के डेटा को आरसीडीसी में कैसे ले जाना है, वहाँ पे कॉलम का डिजाइन और डिटेलिंग कैसे करना है, किस तरीके से वहाँ से रिपोर्ट जनरेट करने हैं, किस तरीके से ड्राइंग जनरेट करने हैं, डिटेल ड्राइंग जो होते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिजाइन करेंगे फुटिंग को, बीम को, और सबका जो होता है डिटेल्ड डिजाइन सीखेंगे। उसके बाद हम लोग 19th पॉइंट में सीखेंगे रिपोर्ट जनरेशन एंड बीबीएस इन आरसीडीसी, यानी कि आपको डिजाइन कैलकुलेशन देना है किसी को। जब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब उसमें आपने डिजाइन कर लिया और आप किसी से वेरीफाई कराना चाहते हो तो आपको वो डिजाइन कैलकुलेशंस भी अब किसी को देने पड़ते हैं वेरिफिकेशन के लिए। या तो आईआईटी का प्रोफेसर वेरीफाई करे या फिर एनआईटी का प्रोफेसर वेरीफाई करे, जो भी प्रोफेसर वेरीफाई कर रहे हैं उनको आपको डिजाइन कैलकुलेशंस देने पड़ते हैं, तो उनसे ये वेरीफाई करवाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को अगर आपके प्रोजेक्ट में पाइल यूज हो जाए तो पाइल का मैनुअल डिजाइन कैसे करते हैं, स्लैब का मैनुअल डिजाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और फिर आ जाते हैं मैनुअल डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस के ऊपर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये जो रिजल्ट्स हम लोग के अलग अलग सॉफ्टवेयर से आए हैं उसको प्रॉपरली किस तरीके से ऑटोकैड में ड्राफ्ट करना है। और फिर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ये सारा डेटा जो है उसको ड्राफ्ट कर लिया हमने तो उसको प्रॉपरली प्रेजेंटेबल ड्राइंग के फॉर्म में किस तरीके से बनाना है। और उसके बाद फाइनली हम लोग सीखेंगे कि फाइनल आउटपुट को कैसे प्रिंट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सेशन में सीखने वाले हैं। अब 1 मिनट और लूँगा आपका बस बेनिफिट्स बताने के लिए कि अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होंगे। तो पहला तो होगा कि ये जो पूरा का पूरा सेशन होगा वो लाइव होगा, और इसलिए आपको जो भी डाउट होगा आप इमीडिएटली मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सेशन होगा वो ग्रुप में नहीं होगा, आपका 1 to 1 सेशन होगा, इसलिए इसकी फीस थोड़ी सी हाई आपको लग सकती है क्योंकि 1 to 1 सेशन होगा एंड 30 आवर्स तक मेरा पूरा एफर्ट लगेगा इसमें। उसके बाद आ जाते हैं कि जो जितने भी सेशन होंगे उन सब की क्लास रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। साथ ही साथ आपके पास एक पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहां कि आप अपने डाउट को कभी भी पूछ सकते हो, इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास। कि आप साल 2 साल बाद भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स में प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा क्योंकि हमारी बिल्डिंग कंसल्टेंसी में प्रोजेक्ट्स तो आते रहते हैं, तो मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। साथ ही जो भी सेशन चलेगा उसका जो क्लास नोट्स होगा वो भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। तो गाइज आपका काफ़ी वक्त ले लिया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नॉर्मली लोग कहते हैं क्लास ज्वाइन करने से पहले कि सर कोर्स फी कितनी है और है तो ये हाई क्यों है। तो कोर्स फी भाई साहब 10,000 रुपये है, 9999 है, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये हाई इसलिए है क्योंकि ये 1 to 1 सेशन हो रहा है और आप एक ही बंदे होंगे जो उस सेशन में होंगे और मैं आपको एकदम पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग दूंगा। साथ ही साथ आप कोर्स कंटेंट की क्वालिटी देख सकते हो, इसीलिए ये सब चीज़ इस तरीके से चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने स्टार्ट प्रो के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो यहाँ से मैं आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो दे देता हूँ। तो यहाँ ऑटो लोड कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोगों ने लोड कॉम्बिनेशन बना दिया है। ओके, मगर ये ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। लोड कॉम्बिनेशन कैन बी अवॉइडेड in a STAAD Pro as we are going to use it
इन RCDC, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को हमेशा लोड कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर अगर आप चाहो तो लोड कॉम्बिनेशन दे भी सकते हो। अब यहाँ से ये ऐड हो चुका है, अब इसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ हमारे सारे लोड्स जो है वो बन चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा, इन सारे लोड को डिफाइन भी करना होगा। तो हम लोग एक एक करके यहाँ से हर एक लोड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लोग डेड लोड को डिफाइन कर लेंगे, सेस्मिक लोड को डिफाइन कर लेंगे। पहले यहाँ पे तो लिखा नहीं है, बट हम लोग सबसे पहले लोड को डिफाइन करना होता है, सेस्मिक लोड को। ओके, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप जो है वो ऐड कर देता हूँ। डिफाइन सेस्मिक लोड। ओके, तो सेस्मिक लोड को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सेस्मिक लोड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे चले जाएंगे ऐड पे, और यहाँ सेल्फ वेट हमारा एक्स डायरेक्शन में है। और तो हमें क्या करना है, सेस्मिक वेट चाहिए। तो सेस्मिक लोड पे गए, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में 1 किया एंड इसको क्लिक ऑन ऐड। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। देन आ जाता है हमारा SLZ। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, सेस्मिक लोड में जाएंगे, इसको जेड डायरेक्शन में करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो सेस्मिक लोड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, इसको भी आप लोग यहाँ से नोटिस कर लीजिए। तो क्या हो जाता है, पहला तो आपका ये क्रिएट हो गया, उसके बाद SLZ भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आ जाता है कि हम लोग को डेड लोड को डिफाइन करना होता है। तो डेड लोड में हमें क्या डिफाइन करना है, सेल्फ वेट, वॉल लोड या फिर मेंबर लोड और उसके बाद स्लैब लोड। ओके, तो 3 चीजें हम लोग को यहाँ से डिफाइन करनी है। तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, फिर जाते हैं डेड लोड में, यहाँ पे ऐड करते हैं। पहला काम क्या करना है हम लोग को, सेल्फ वेट को ऐड करना है। वाई डायरेक्शन में निगेटिव फैक्टर है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट है वो एक्ट हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो मेंबर लोड है। मेंबर लोड का मतलब होता है वॉल लोड। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सटर्नल वॉल के लोड्स या 10 इंचेस वॉल के लोड्स को ही कंसीडर कर रहा हूँ ताकि स्मूथ हो जाए। अदरवाइज आप चाहो तो 10 इंचेस वॉल का लोड अलग कर सकते हो, 5 इंचेस वॉल का लोड अलग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं एंड कैसे की जाती हैं वो लाइव प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 13 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड जो है वॉल के लिए कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद एक और लोड कंसीडर कर लेते हैं पैरापेट वॉल के लिए 2 किलोन्यूटन पर मीटर का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्लोर लोड को ऐड कर लेते हैं। फ्लोर लोड को ऐड करने के लिए क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे फैक्टर देना होगा। तो ऑब्वियसली फ्लोर लोड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और इसके पास हमारा फ्लोर लोड कितना हो जाएगा, 4.5 का फ्लोर लोड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको रेंज भी डिफाइन कर देते हैं। रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, रेंज हो जाएगा हमारा 3 to यहाँ पे 9.6, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लॉजिक को डिफाइन कर दिया है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ से यहाँ तक का रेंज लिया गया है। वो बिल्डिंग हाइट पे डिपेंड करता है, कहाँ से, ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लोर लेवल है यानी कि PCC लेवल है और प्लिंथ लेवल है, उसको छोड़ के वहाँ के ऊपर से रूफ बीम से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसको कर देते हैं ऐड। ओके, इसके बाद इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद जो होता है हमारा लाइव लोड को डिफाइन करने की बात आती है। तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन यहाँ पे कर चुके हैं। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सेल्फ वेट तो हो गया, वॉल लोड मेंबर लोड हो चुका है। उसके बाद हम लोग को इस एक एक लोड को यहाँ पे असाइन भी करना होता है। तो हम लोगों ने जो लोड डिफाइन किया है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो लोड है वो लोड के डिटेल में डिफाइन हो चुका है। ओके, यानी कि पहला हमारा सेल्फ वेट हो गया, देन हमारा वॉल लोड हो गया और उसके बाद हमारे पास लोड लोड हो गया। ये हमारा कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास असाइन डेड लोड्स। तो डेड लोड को असाइन करने के लिए एक एक लोड को हम लोग को बारी बारी से असाइन करना पड़ता है। जैसे कि सेल्फ वेट को असाइन करना है, सेल्फ वेट पे क्लिक किया,
आप यहाँ से देख सकते हो कि फ्लोर लोड का जो है वो यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कि फ्लोर लोड किस तरीके से असाइंड है। ये फ्लोर लोड प्रॉपरली हम लोग का यहाँ पे असाइन हो चुका है, ठीक है। तो अभी सेल्फेट को असाइन, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में ले चलते हैं। यस, उसके बाद हम लोग सेल्फेट को असाइन करने के लिए सेल्फेट पे क्लिक किया, उसके बाद ये असाइन टू व्यू हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है, और क्लिक ऑन असाइन। तो ये पूछेगा असाइन कर देना है आपको, श्योर हो? तो हाँ, हम लोग श्योर हैं भाई कि सेल्फेट को यहाँ पे असाइन कर देना है। ओके, तो यहाँ पे सेल्फेट हमारा असाइन हो चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, दूसरा जो लोड है वॉल लोड है उसको असाइन करना है। तो वॉल लोड का असाइन करने के लिए क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे और जो जो बीम पे ये लगने वाला है, यानी कि इस बीम पे वॉल लोड लगेगा, इस बीम पे लगेगा, इस बीम पे लगेगा, ये 3 बीम पे वॉल लोड लगने वाला था हमारा, इस तीनों बीम पे जाके इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से असाइन हो चुका है, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू में जाके हम लोग देख भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या करना होता है, इसे असाइन करना है, ठीक है। तो पहले मैं इतने का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको दे देता हूँ। कि हम लोग का डेड लोड कुछ इस तरीके से असाइन हो जाता है। अब इसे असाइन करने के लिए हम लोग क्या करें, इस पर क्लिक करेंगे, फ्रंट व्यू में जाते हैं, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर टॉप व्यू पे चले जाएंगे और यहाँ से सिर्फ जो आउटर वॉल्स है ना उसको हम लोग चूज कर लेंगे, ताकि हमारा सिर्फ पैरापेट वॉल ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से आप सिंगल क्लिक करके भी चूज कर सकते हो, या फिर आपको जो ड्रैग मेथड अभी देखा है वो भी चूज कर सकते हो। मेन बात ये है कि हमारा जो बाहर का वॉल है वो चूज होना चाहिए। उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करके इसको असाइन कर देंगे यहाँ से। ओके, तो ये भी हमारा असाइन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग लाइव लोड पे चलेंगे। अच्छा, फ्लोर लोड जो यहाँ पे बना है ना, इसको हम लोग को एक छोटा सा एडिट भी करना होगा। फ्लोर लोड को हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन जो है वो नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसको चल के निगेटिव डायरेक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट करना है इसको। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं चेंज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। और नहीं, यहाँ पे हम लोग को सेस्मिक लोड है तो उसमें हम लोग का कोई नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्लोज। यहाँ पे लेकिन हम लोग को नेगेटिव डायरेक्शन देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट वेट में भी हम लोग को जो है एक नेगेटिव डायरेक्शन देना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे इसको नेगेटिव डायरेक्शन देना पड़ेगा, ताकि सॉफ्टवेयर को पता चल सके कि लोड जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास चलते हैं लाइव लोड के ऊपर। लाइव लोड को असाइन करने के लिए इसमें ऐड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे फ्लोर लोड के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फ्लोर लोड है। यहाँ पे कितना लगता है, ये हमारा -2 का फ्लोर लोड लगता है, जिसका कि रेंज अगेन कितना हो जाता है, वही जो हमारा बाकी का रेंज था फ्लोर लोड के लिए, 3 to 9.6 इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मॉडल के लिए। ओके, बाकी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको यहाँ से अगेन इसको असाइन कर दिया है, क्लोज कर देते हैं। तो हमारे सारे लोड्स जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा लोडिंग का काम जो है यहाँ तक खत्म हो गया। अभी चल के इसको लाइव लोड वगैरह पे क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं, एंड होल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा है, किस तरीके से लोडिंग का पैटर्न है वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा अब। ओके, और उसके बाद अगर आप एक एक फ्लोर के लोड पे देखना चाहें तो वॉल लोड भी आपको दिख रहा है, इसका भी लोड वॉल लोड दिख रहा है, ठीक है। जो आपका ब्लू है वो आपका हाईलाइटेड लोड है, अदरवाइज आपका इस तरीके से रहेगा। ओके, तो वॉल लोड भी आपका लग गया, ऊपर का नीचे का, एंड देन सेल्फेट तो लग ही रहा था, देन फ्लोर लोड भी आपका लग चुका है। तो एक वॉल लोड का ही इमेज डाल देता हूँ मैं, तो वो बेटर एक अपीयरेंस देगा हमारे प्रोजेक्ट को। तो गाइज फाइनली स्टार प्रो में किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से हर एक चीज को बारीकी से
नोटिस करके उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, ताकि एक बिल्डिंग को अच्छे से और इकोनॉमिकल वे में हम लोग डिज़ाइन कर सकें। वो सब आपने आज की सेशन में सीखा। अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? नेक्स्ट मूव होना चाहिए कि आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और पैरेलली अपने स्टार प्रो में प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, वो सब आपने सही से सीखी हैं। ओके गाइज़, एंड नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? नेक्स्ट, अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे सीखना चाहते हो या फिर लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग को जॉइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ। लास्ट के लिए बस यही कहूँगा कि नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके कॉल करने की देरी है और क्लास को स्टार्ट करवाने की देरी है। बस आप पेमेंट कीजिए और क्लास को जॉइन कर लीजिए। थैंक यू गाइस। ये इस साइड से हाँ दे रहा है ना, ओके ठीक है। तो हमारा इसका एक स्नैप जो है वो मैं ले लेता हूँ, कॉपी करके न्यू, ये हमारा लोड का हो जाएगा। ओके, डेड लोड असाइन हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लाइव लोड पे, तो लाइव लोड भी हमारा असाइन हो चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, तो हम लोग को अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रॉपर्टीज को। अदरवाइज अगर आप ये स्टेप पहले करना चाहते हो या तो ही बेटर होगा प्रॉपर्टी डिफाइन करने का। हम लोग का ऑलरेडी यहाँ से डिफाइंड है। अगर आप प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हो कि कौन से में क्या प्रॉपर्टी अप्लाइड है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों का ज्योमेट्री के बाद ही ये स्टेप हो चुका था। जस्ट अ मोमेंट, समहाउ मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है कि मिनिमाइज हो जाने के बाद ये ड्रैग अप नहीं हो पाता है। ओके, ओके तो ऐसा अगर आपके केस में भी हो जाए तो आप क्या करिएगा, प्रोजेक्ट को क्लोज कर दीजिएगा एंड उसको सेव कर लीजिएगा एंड देन उसको दूसरा बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तब वो हो जाता है कि नॉर्मली आपके कुछ कुछ फीचर जो है वो डिलीट हो जाते हैं। मेरे केस में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अगर आपने लोड्स को असाइन नहीं किया होता तो वो सारा लोड जो है वो डिसअपियर हो जाता है। इस केस मेरे केस में सारे लोड्स ऑलरेडी असाइंड थे, तो ऐसा कुछ डिसअपियर नहीं हुआ है। एंड टाइम टू टाइम अपने मॉडल को सेव करते रहिएगा। इन केस आपको अभी तक मैंने नहीं बोला है सेव करने के लिए, लेकिन आप उसको सेव करते रहिएगा। एंड देखिए मेरे सारे लोड्स जो हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि सब कुछ असाइंड था। अगर नहीं असाइंड होता तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता कुछ भी। ओके, तो अभी हम लोग चल रहे थे, अपने बात कर रहे थे अपने नोट्स के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने की बात की गई है। तो नॉर्मली जो है हमारे प्रॉपर्टीज जो है पहले ही डिफाइन कर लिए हैं हम लोगों ने। एंड प्रॉपर्टीज डिफाइन करने में कॉलम्स के लिए 0.3/0.3 का लेते हैं, बीम के लिए 0.25/0.25 का ले लेते हैं, एंड रूफ बीम के लिए 0.3/0.3 का इनिशियली लेके चलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैंने 0.25/0.3 लिया है और इसको 0.25/0.25 लिया है। ठीक है, वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा वो हम लोग बाद में चीज़ों को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोग का क्या क्या हो चुका है, ज्योमेट्री हो चुका है, फिर प्रॉपर्टीज हो चुका है कि हम लोगों ने पहले ज्योमेट्री में जाके नोट्स क्रिएट किया, बीम्स को ज्वाइन किया, कॉलम को बनाया। उसके बाद प्रॉपर्टी में जाके हम लोगों ने इन सबको प्रॉपर्टी असाइन की। हर एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइंड है, फुटिंग भी असाइन हो चुका है। देन आज जाता है हम लोग का मटेरियल, तो हम लोग का सारे केस में मटेरियल भी असाइन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, क्योंकि मटेरियल को हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन करने के टाइम में असाइन कर दिया था। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिकेशंस। अगर आप स्पेसिफिकेशन कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर लाइक इसके लिए, ज्योमेट्री के लिए, एंड उसको यहाँ पे एडिट वगैरह भी कर सकते हो नोट्स, बीम्स या प्लेट्स के लिए। देन आ जाता है अप्लाइड सपोर्ट। तो सपोर्ट हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर दिया है।
देन आ जाता है हमारा लोडिंग। लोडिंग हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्या है हम लोग को करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस में जाएंगे एंड वहाँ पे जाते हैं एनालिसिस कमांड में जाते हैं। एनालिसिस कमांड में आपको ऑप्शन मिलता है नो प्रिंट का। पहले इस नो प्रिंट कमांड को ऐड कर लेते हैं तो आपको एक परफॉर्म एनालिसिस जो है वो यहाँ पे राइट साइड में ऐड हो जाता है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस जो है वो ऐड हो चुका है। तो आपको ये जो डायलॉग बॉक्स है उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि एनालिसिस में ऐड एनालिसिस आपका करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपका डिजाइन आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो इसको यहाँ से चूज कर लेते हैं एंड इसको नोट्स में ऐड कर लेते हैं। तो ये करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिजाइन कॉन्क्रीट में और वहां जाके पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना है। कौन कौन से पैरामीटर सिलेक्ट करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, एनालिसिस करने के बाद आप चाहो तो रन एनालिसिस करके देख सकते हो कि आपके कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। एनालिसिस कमांड को ऐड करने के बाद ये चीजें भी की जा सकती हैं। तो आप एक बार रन एनालिसिस भी यहाँ से कर ही लीजिएगा, वो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे एनालिसिस एंड डिजाइन में एंड यहाँ से कर लेते हैं हम लोग रन एनालिसिस। ओके, तो रन एनालिसिस कर लेना है। मैं अभी आपको एनालिसिस रन करके यहाँ पे दिख लेते हैं। जस्ट वन मोमेंट। ऐसा नहीं कि इसको करना एक मैंडेटरी स्टेप की तरह काउंट होगा, नहीं, क्योंकि ये हमारे पास एक देता है कि हाँ आप इसके बाद आगे जाने के लिए रेडी हो चुके हो। नहीं तो हम लोग ये पैरामीटर्स वगैरह डिजाइन करने के बाद भी एनालिसिस रन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर हमारा सेव हो चुका है एंड यहाँ पे एनालिसिस मेरा रन कर रहा है। देखिए अभी हमारे पास 0 एरर्स एंड 1 वार्निंग है। अगर आपको वार्निंग वगैरह भी देखना है तो आप जाके यहाँ पे जो ये आउटपुट फाइल है उसको व्यू आउटपुट फाइल करके वहां से देख सकते हो। ठीक है, न्यू एंड मैं आपको ये एनालिसिस रिजल्ट इस तरीके से आता है, ये भी दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ओके, इसके बाद इसको डन कर देते हैं। तो आपका स्टार एडिटर का फाइल जो है ओपन हो चुका होगा। जब तक आप इस स्टार एडिटर को यूज नहीं मतलब क्लोज नहीं कर दोगे आप आगे स्टार्ट पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वार्निंग एक है कि दिस UBC/IBC एनालिसिस हैज टेंशन और कंप्रेशन। तो ये बस वार्निंग है। वार्निंग कितनी भी हो, इवन लाइक लेट से 100-200 वार्निंग्स हो तो भी चलेगा। आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, लेकिन उसके कारण आपके मॉडल पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वार्निंग्स को आप हमेशा ही इग्नोर कर सकते हो। एरर्स आपके एक भी नहीं होने चाहिए, तो एरर्स को आपको 0 कर लेना है। वार्निंग मेरे केस में 1 आया है, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि 100-200 वार्निंग्स भी आ जाए, उसको इग्नोर कर सकते हो आप। अगर ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हो तो उसमें भी डिटेक्ट करके हटाया जा सकता है इन सारी चीज़ों को, लेकिन हम लोग के लिए उतना काम का नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपली इग्नोर कर लेते हैं। जैसे कि मैसेजेस है इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस शुड बी प्रेफरली बी परफॉर्म फॉर रेगुलर। तो हम लोग को क्या है कि हम लोगों ने एक इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाया है, रेगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर यही में जो लाइक ए कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाता तो ये काम अच्छे से करता। जो हमारा स्टैटिक एनालिसिस जो है वहाँ पे उस केस में परफॉर्म करना चाहिए। इस केस में डायनेमिक वगैरह भी करते हैं। डायनेमिक एनालिसिस हम लोग नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो सेक्शनल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर आप अभी भी इसको देखना चाहते हो 3D व्यू में, तो आप व्यू में जाके इसका एक 3D रेंडर भी देख सकते हो यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आपका जो 3D रेंडर है यहाँ पे आ सकता है एनालिसिस के बाद। अब हम लोग चलते हैं, क्लोज करते हैं और हम लोग चलते हैं डिजाइन के ऊपर। तो डिजाइन में आप देख सकते हो कि पहला काम क्या है, हमारे पास पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना पहला काम होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे पैरामीटर्स जो है वो सिलेक्टेड होते हैं। इस पैरामीटर को सिलेक्ट करने से पहले हम लोग को कोड सिलेक्ट करना होता है। तो हम लोग का जो कोड है वो क्या है, IS 456 हमारा कोड है, राइट। तो हम लोग उसको चूज कर लेते हैं। पहले हम लोग ये स्टील के लिए कोड ओपन हो रखा है, तो हम लोग यहाँ से कंक्रीट पे चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग को अपना कोड जो है वो मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स से यहाँ आते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन में कंक्रीट पे जाते हैं
और यहाँ से जाके कोड को चूज करते हैं तो IS456 हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा कोड होता है। उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये दोनों भी मैंडेटरी स्टेप है। एनालिसिस एंड डिजाइन में जाके कंक्रीट को चूज करिए एंड सिलेक्ट कोड। तो ये भी एक स्टेप है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो मिस कर जाते हैं और उनको बाद में कंफ्यूजन होने लगता है। तो डिजाइन में जाना है, कंक्रीट में सिलेक्ट कोड एंड देन सिलेक्ट पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्टेड मेंशन्ड है नोट्स में। तो पहले इन सारे के सारे सिलेक्टेड पैरामीटर्स को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और इसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम हो गया हमारा क्लियर कवर, और उसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, उसके बाद मेन स्टील, सेकेंडरी स्टील, मैक्सिमम डाया, मिनिमम डाया। उसके बाद दोनों के लिए लेना होगा, लाइक मेन बार के लिए और सेकेंडरी बार के लिए लेना होगा। तो ऑन टोटल यहाँ पे 8 पैरामीटर्स हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरामीटर्स हो गए हमारे। कौन कौन से हो गए? क्लियर कवर हो गया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मेन और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन स्टील और shear reinforcement। देन हमारे पास मैक्सिमम साइज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, मिनिमम साइज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ओके, अभी हम लोग के सारे पैरामीटर्स जब हो गए तो उसके बाद हम लोग को इन सारे पैरामीटर्स को डिफाइन भी करना होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे पैरामीटर्स को यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कंक्रीट के कवर को दे देते हैं। तो कंक्रीट में कवर कितना होता है? 25 mm टू 35 mm होता है। तो हम लोग लेट से यहाँ पे 25 mm का कवर देते हैं, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करने पे 0.025 मीटर हो जाएगा। तो पहला हम लोग कंक्रीट के लिए ऐड कर लेते हैं। देन आ जाता है हमारा किसके लिए? कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए कितना होता है? 40 mm का कवर होता है। देन आ जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो लेट से हम लोग यूज कर रहे हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो M20 का ये हो जाता है 20,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है। M25 यूज कर रहे हो तो 25,000 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, देन आ जाता है FI मेन पे। तो अभी ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो 500 या 550 का यूज हो रहा है। मैं कम लेके चलता हूँ कि 500,000 यहाँ पे उसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया है। ठीक है, यानी कि FE 500 अगर आप यूज कर रहे हो तो ये 500 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी वाला लेना है तो FE 500 यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो जिसका कि यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा 500,000। ओके, तो ये कितना हो गया? 100 देन 1000। ओके, देन आ जाता है मैक्सिमम मेन बार। तो मैक्सिमम मेन बार आपका कितना होना चाहिए? तो ऐसा स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास मैक्सिमम 25 mm डाया का बार रहेगा, काफ़ी होगा। मैक्सिमम सेकेंडरी बार जो है वो हमारा कितना होना चाहिए? मैक्सिमम सेकेंडरी बार आप 16 mm 20 mm भी ले सकते हो, या फिर 16 mm मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 12 mm भी लोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम मेन बार आपका कितना होना चाहिए? 12 mm होगा। क्यों? क्योंकि कॉलम में जो मेन बार है ना वो मिनिमम 12 mm होता ही है। ठीक है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं। सेकेंडरी बार जो है मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम आप 8 mm भी रख सकते हो सेकेंडरी बार को। उसके बाद क्लोज कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इधर आके देख लेते हैं कि हमारे सारे प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे डिफाइन हुए कि नहीं हुए। उसके बाद काम आता है असाइन करने का। तो क्लियर कवर हो गया। ठीक है, बीम के लिए, कॉलम के लिए, फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर यील्ड स्ट्रेंथ सेकेंडरी बार के लिए, मेन बार के लिए, और हमारे पास मैक्सिमम मेन सेकेंडरी और मिनिमम मेन सेकेंडरी यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर ली है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। इसको कर लेते हैं कॉपी और अपने नोट्स में कर देते हैं ऐड, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो हमारे नॉर्मली हर जगह रहते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर्स का हो गया। पैरामीटर्स के सिलेक्शन के बाद क्या होता है? यहाँ पे होता है डिफाइन पैरामीटर्स। ओके, कंट्रोल V। उसके बाद आता है (47). इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है? ऐड कमांड्स। ओके, ऐड कमांड्स। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हम लोग अगर कमांड्स में क्लिक कर लेते हैं, पहले बीम को डिजाइन करना है, ऑब्वियसली डिजाइन करना है तो इसको ऐड कर दिया। कॉलम को डिजाइन करना है, ऐड कर दिया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्लेट्स लगाए होते जो कि स्लैब का काम कर रहे होते
तो यहाँ पे प्लेट को भी ऐड करते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं लगाया है तो इसलिए प्लेट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि नहीं लगाने का भी एक रीजन है कि स्लैब में जो है सॉरी स्टैड में जो है वो स्लैब डिजाइन नहीं हो पाता है आईएस कोड से, पीएस कोड से होता है, लेकिन वो हमारे किसी काम का है नहीं। तो आप प्लेट लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप रिजल्ट्स को आरसीडीसी में ले जाना चाहते हो तो वहाँ पे करेंगे। तो लाइव प्रोजेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे प्लेट को भी ऐड कर लेंगे। हालांकि रिलायबल डिजाइन जो है वो आपका आता है एक्सेल शीट से, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। देन आ जाता है टेक ऑफ, तो टेक ऑफ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आ जाता है ऐड। ओके, इसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। अभी आप देख सकते हो इतनी सारी चीजें हमारे पास आ गई। कंक्रीट टेकअप अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से आपका लाइक टोटल क्वांटिटी वगैरह निकल के आता है, क्या कंक्रीट यूज हुआ है, कितना हमारे पास रेनफोर्समेंट यूज हुआ है, वो सब का क्वांटिटी यहीं से निकल के आता है। अब हम लोग को क्या करना है, कमांड्स को हम लोगों ने भी डिफाइन कर लिया यहाँ पे। ओके, न्यू, और यहाँ से इस स्टेप को भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा 48th स्टेप है, क्या है, डिफाइन सॉरी असाइन पैरामीटर्स एंड कमांड्स। ठीक है, ये हमारा हो गया कमांड्स। तो इसको कैसे असाइन करना होता है, पहले क्लियर कवर हमारा बीम के लिए है, तो हम लोग सारे के सारे बीम को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाते हैं। वहां से आ जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो इनिशियली आपने देखा होगा कि मैंने बीम को सिलेक्ट करने के लिए ड्रैग का मेथड यूज किया था, क्योंकि उसमें रूफ बीम अलग था, प्लिंथ बीम को अलग प्रॉपर्टी असाइन करना था। लेकिन यहाँ पे दोनों ही बीम्स को मुझे 25 mm का ही कवर देना है, इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे चूज किया। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन। ओके, उसके बाद आ जाता है कॉलम को हम लोग को ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो क्या करेंगे, बीम पैरेलल टू वाई कर देंगे और 40 mm का जो कवर है वो हम लोग कॉलम्स को असाइन कर देंगे। ये असाइन हो चुका है। बाकी जो कंक्रीट का है वो हम लोग को तो हर एक मेंबर को असाइन करना है, तो हम लोग असाइन टू व्यू कर देंगे। असाइन टू व्यू करने से क्या होता है, जो भी आपका इस पर्टिकुलर लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसमें ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपका कुछ ऐसा है जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा तो भी वो असाइन नहीं होगा। सो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको असाइन टू व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे असाइन टू व्यू कर देते हैं फिर से। उसके बाद सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होगा, या फिर सेकेंडरी रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम बार मिनिमम बार सब कुछ असाइन हो जाएगा। मेन रेनफोर्समेंट का भी मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो हमारा असाइन टू व्यू ही होगा, क्योंकि वो उसके बेसिस पे हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होने वाला था। ओके, देन आ जाता है बीम को डिजाइन करने का। तो अगेन हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफिकली बीम को सिलेक्ट करना होगा, जिसको कि सिलेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सिलेक्ट में जाके जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को, और कॉलम को चूज करना है तो हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करके इसको असाइन कर देते हैं। सिंपल है, राइट। अगर आपको चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ असाइन हुई, तो आप एक एक जाके उस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कि बाकी सब पे असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो प्रॉपर्टी जिस पे असाइन होगी वो हमारा मेंबर जो है हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा कुछ हमारे पास असाइन हो चुका है। अभी क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा लास्ट स्टेज, जहाँ की हम लोग एनालिसिस को रन कर देते हैं। तो असाइन करने के बाद हम लोग सारे के सारे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं इसको रख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, एनालिसिस एंड डिजाइन हो जाएगा। 48 हो गया, तो 49th स्टेप क्या है हमारे पास, रन एनालिसिस एंड एनालाइज रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहां से आप जाते हैं लाइक एनालिसिस में चलते हैं और उसके बाद रन एनालिसिस कर लेते हैं इस फाइल को यहाँ पे। ओके, एक स्टेप और है, हम लोग को यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे भी परफॉर्म एनालिसिस को ऐड कर लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब परफॉर्म एनालिसिस जो है वो ऐड हो चुका है। उसके पहले वाला हटा सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालिसिस एंड प्रिंट में जाके एनालिसिस कमांड, ये सेम चीज हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। ये जो है आइकन है, इसको हम लोग फिर से एक बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन में जाके क्या करना है, एनालिसिस कमांड, उसके बाद नो प्रिंट एंड देन ऐड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, परफॉर्म एनालिसिस, ओके। यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे 50th स्टेप में 50, और यहाँ पे क्या करेंगे, रन एनालिसिस, ठीक है। ऐड हो चुका है, क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद रन एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। इस मॉडल को अब हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एनालाइज होके यहाँ पे रिजल्ट जो है वो दे देगा। आपके पास जो भी एरर्स आएंगे, जो भी वार्निंग्स आएंगे, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आपका एकदम वार्निंग नहीं है, 5 नोट्स है और 0 एरर्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो बिल्डिंग है वो सेफली डिजाइन हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हो कि जो भी आपका डिजाइन रिजल्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नोट्स में क्या है, कंक्रीट क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स वॉल ऑफ कंक्रीट इन द बीम्स, लोड वाली बात हो गई, वार्निंग जो है। उसके बाद ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो गया है तो हम लोग को इसके रिजल्ट्स जो है मिल जाने चाहिए। तो जैसे कि मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ, उसका जो कंक्रीट डिजाइन है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दे दिया है 12 नंबर्स ऑफ बार्स, और 12 mm डाया का बार जो है यूज होना है इस पर्टिकुलर में, क्योंकि हम लोगों ने डिजाइन कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ यूज कर लिया है। तो कोई इशू नहीं है, आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली भी यहाँ से यूज कर सकते हो। सेम ड्रॉइंग आप अपने ऑटोकैड में ड्राफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोड वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से जाके प्रिंट टू पीडीएफ में जाके उसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई ऑप्शन, मतलब आप आराम से यहाँ से जाके प्रिंट करके देख सकते हो। मैं आपको एक प्रिंट करके सिंगल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ले लेते हैं एक इस कॉलम का ले लेते हैं डिजाइन, ठीक है, क्योंकि नीचे में आपके कॉलम जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बार्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, इवन आपका डायमेंशन सेव रहा तो भी, ठीक है। देख लेते हैं कॉलम डिजाइन, ओके। इसको कर लेते हैं सेव, उसके बाद क्लोज। यहाँ पे कॉलम डिजाइन के फाइल को ओपन कर लेते हैं, और आपका स्टार्ट के थ्रू जो कॉलम डिजाइन है वो निकल के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके का रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए। यहाँ पे कॉलम नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे बीम लिखा रहता है, बीम नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपका एफसी कौन सा यूज हुआ है, तो 20 मेगापास्कल का यूज हुआ है, एंड यानी कि 20,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। FY आपका 500 मेगापास्कल है। उसके बाद बार साइज 16 है, यानी कि 16 mm का 8 बार्स लगा है, जिसका कि ड्राइंग आप देख सकते हो। इसमें आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया गया है। आपका लोड और आपके मोमेंट्स जो है दोनों डायरेक्शन के, वो भी यहाँ पे दिखा दिए गए हैं, ओके। तो इस तरीके का रिजल्ट आपका निकल के आता है। साथ ही साथ अब हम लोग एक बीम के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक प्लिंथ बीम के लिए, ठीक है। पहले तो यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन लेते हैं और इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। इसका भी एक सैंपल जो है रहना चाहिए हमारे पास। तो ये हो गया हमारा प्लिंथ बीम का
हालाँकि आपको ये सारे डिज़ाइन जो है एकदम यूज़ नहीं करने हैं, वो हम लोग आपको आरसीटीसी में सिखाएँगे कि किस तरीके के डिज़ाइन्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करने होते हैं। और एक हम लोग यहाँ से रूफ बीम का कर लेते हैं, कंक्रीट डिज़ाइन प्रिंट। ओके, मैं बस आपको स्टडी करना बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग को चीज़ों को स्टडी करना है। रूफ बीम, ओके, सेव, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ऑब्वियसली है कि सारे रूफ बीम का डिज़ाइन जो है वो सेम नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस एक सैंपल दे रहा हूँ। तो प्लिंथ बीम के डिज़ाइन में आपको क्या-क्या चीज़ें मिल जाती हैं, कहाँ-कहाँ से जॉब टाइटल वगैरह अगर आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन थे वहाँ से कर लिया होता है, तो आपको यहाँ पे वो सब भी चीज़ें लिख के आ गई होती है, डेट वगैरह आ जाता है। देन आपका फाइल का नेम जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। क्लाइंट वगैरह आपने मेंशन किया होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका लेफ्ट साइड में यानी कि स्टार्ट पोजीशन में आपका कितना रॉड है, वो आपको दिखा रहा है कि 7 नंबर्स ऑफ 12 mm बार जो है टॉप में यूज हुए हैं। और उसके बाद मिड में इधर भी 7 नंबर ऑफ 12 mm बार यूज हुआ है, और यानी कि सीधा-सीधा बार जो है लास्ट तक जा रहा है। बार्स के साइज़ को आप यहाँ देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद आपका क्रॉस सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कट हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ आपको डेप्थ, लेंथ और विड्थ जो है, वो भी बीम का दिखा दे रहा है। तो मैंने आपको असाइन किया था कितना 0.25 यानी कि, और ये ऑलमोस्ट 250 बाई 250 mm का ही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो 0.25 मीटर बाई 0.25 मीटर और 4 मीटर का इसका लेंथ है। तो एकदम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे 999 के डिजिट्स में दिखा रहा है। ओके, नीचे में आपके बार्स कितने यूज हुए हैं, 12 mm डाया के 3 बार्स यूज हुए हैं, जो कि कॉन्टिन्यूस लास्ट तक गए हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आप चेंज भी कर सकते हो, आप हायर नंबर ऑफ डाया का बार यूज कर सकते हो, वो सब आप एक्सेल में करते हैं यूजुअली। तो एक्सेल में भी कैसे चीज़ों को किया जाता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्टली अब हम लोग को एक्सेल यूज नहीं करना पड़ता है बीम के केस में, क्योंकि हमारे आरसीटीसी के रिजल्ट्स में वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे कैसे चेंज करना, मतलब वो एक्सेल का ही फॉर्मेट रहता है जो हम लोग को चेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 225 और 225। यहाँ पे 2 बार जो है 25 mm डाई की यूज किए गए हैं। एंड देन आ जाता है हमारा नीचे में 4 बार्स ऑफ 12 mm डाया, ये यूज हुआ है यहाँ पे, जिसका कि ड्राइंग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो जनरेट हो चुका है वो है। साथ ही साथ अगर आपका जो 18 बार्स ऑफ 8 mm डाया जो है वो क्रॉस सेक्शन में लगे हैं, इसका स्पेसिंग जो है 110 है, इधर से भी 110 है, और अब वही स्पेसिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे आपका 0.3 बाई 0.25 का बीम जो है वो यूज हुआ है, जो कि आपको डेप्थ, विड्थ एंड लेंथ से पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो गाइस, आपका मेन जो कंसर्न है वो यहाँ से ख़त्म हो गया होगा, एंड आपके सारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेटली आपके सामने आ चुके हैं। एंड स्टैड एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको अच्छे से यूज कीजिए। एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आपकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो इसमें लाइव प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं हम लोग, उसमें हर एक चीज़ सीखेंगे। ये हमारा एक बेसिक मॉडलिंग का क्लास था। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मुझे बताइए, जो आपका ग्रुप है वहाँ बताइए, एंड मैं एक पर्सनल क्लास लेके उसको सॉल्व भी करूँगा, या फिर एक वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस स्टैट के सारे स्टेप्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेप्स मैंने आप एक नोट्स तो यहाँ पे क्रिएट कर ही दिया है, ये नोट भी मैं आपको दे दूंगा। एनालिसिस एंड स्टडी द रिजल्ट्स, स्टडी द रिजल्ट्स। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल। ओके, किसी भी सॉफ्टवेयर के वीडियो को देखने के लिए आप काफ़ी डेडिकेटली वहाँ पे बैठना होता है, और आपने ये डेडिकेशन शो किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योरसेल्फ। और गाइज, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ तक आते आते आपने काफ़ी कुछ स्टेट प्रो के बारे में सीख लिया है। अगर आप और भी चीज़ें सीखना चाहते हो, या फिर मैंने जो कोर्स कंटेंट पहले बताया है जानना चाहते हो कि उस कोर्स में जो आप सीखेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो वो मैं आपको 2 मिनट आपका समय लेके वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलता हूँ मैं आपको लेके अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो दिख रहा है, राइट। तो पहले आप इस तरीके के फुटिंग को डिजाइन कर पाएंगे, यानी कि अगर इस केस में हमारा पाइल था, हम लोगों ने पाइल डिजाइन किया जहाँ आइसोलेटेड होगा अगर आपके प्रोजेक्ट में, तो आप आइसोलेटेड फुटिंग को डिजाइन करोगे। तो यहाँ पे पाइल कैप्स का डिजाइन दिख रहा है। उसके बाद हम लोग के पास
फाइल कैप का शेड्यूल है, देन हमारा कॉलम लेआउट है, कॉलम का शेड्यूल है। उसके बाद सेक्शंस बनाना सीखोगे आप कि हर एक कॉलम और फुटिंग का सेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। एंड देन आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ की हम लोग सीखेंगे बीम का लेआउट कैसे बनाते हैं। जैसे प्लिंथ बीम यूजुअली रूफ बीम से अलग होता है, तो प्लिंथ बीम का लेआउट बनेगा, उसका शेड्यूल बनेगा। उसके बाद डिटेल्ड सेक्शंस जो होते हैं प्लिंथ बीम के, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपका प्लिंथ बीम कहीं से कट होता है, इसका जो एलिवेशन है, उसके बाद जो इसके सेक्शंस हैं, हर चीज़ क्लियरली आपको डिटेल में किस तरीके से मेंशन करनी है, किस तरीके से इसे ड्राफ्ट करना है, हर एक चीज़ बारीकी से आपको क्लास में बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक कॉल करना है। नंबर क्या है 8433248864, और स्क्रीन पे तो दिख भी रहा है, वहाँ पे बस देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे ही वीडियो खत्म हो आप सीधे कॉल घुमा दीजिए। देन आप सीखेंगे रूफ बीम के बारे में। रूफ बीम का लेआउट बनेगा, उसके बाद उसके भी सेक्शंस को कट किया जाएगा। हर एक चीज़ डिटेल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लाइक अगर आपका रेनफोर्समेंट में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, किस तरीके से ये सारी डिटेल्स को एकदम प्रेजेंटेबल वे में बना के देते हैं अपने क्लाइंट को, ये हर एक चीज़ बताऊंगा। साथ ही साथ क्लाइंट के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को भी बताऊंगा, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो नॉर्मली स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स अपने करियर के स्टार्ट में करते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने स्लैब के सेक्शंस पे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्लैब का भी काफ़ी डिटेल किया गया है। हर एक बार में कितना कट लेंथ होगा, कितना क्रैंक बार होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में दी गई है। उसके बाद ये हर एक फ्लोर के लिए, साथ ही साथ हेडरूम तक के लिए भी स्लैब बनाना आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद छज्जा का या फिर आपका जो स्टेयर केस बना, उस स्टेयर केस के लिए क्या रेनफोर्समेंट यूज किया गया है, किस तरीके से उसके सेक्शंस बने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इवन लिंटेल और छज्जा भी कवर किया गया है। यानी कि एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें आपको देखने या सुनने को मिलती है, वो सब कुछ आप इस क्लास में सीख के जाओगे। तो गाइज वेट किसका कर रहे हो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जैसे भी हो मुझ तक पहुँचो और क्लासेज को ज्वाइन करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको क्लास में। तब तक के लिए इस सेशन को कंप्लीट करिए। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं लगातार अपने चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। ओके गाइज, जो अपने सफ़र को कंटिन्यू